हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया ही होंगे। आई नो बहुत टाइम से सेशन नहीं आया एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द सेम, बट विश्वास करो मैं सब कवर कर दूँगी। और आज है 4 जून। पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ, जैसे कि द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, मिंट से और बाकी भी कुछ जगह से। पहला जो आता है वो है सेक्शन 144। कईयों ने तो सुन रखा होगा क्या होता है, जिन्होंने नहीं सुन रखा वो आज सुन लो। जब भी ऐसा लगता है किसी एरिया में ना डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है, मतलब बड़े लेवल पे, मतलब जिसकी रायट्स हो सकते हैं, दंगे फसाद हो सकते हैं, या लोग एक दूसरे को काट मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, तब कहते हैं भैया रोक लगाओ थोड़ी इन पे। तो बेसिकली जब आदमी अपना जानवरी रूप दिखाए तो उसे बांध के तो रखना पड़ेगा ना। तो वही काम करता है सेक्शन 144 ऑफ CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है ना, जिसमें ये बताते हैं कि भाई जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर है कैसे होंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, क्राइम जो है उसमें अरेस्ट कैसे करेंगे, सारी चीज़ें जो है ना बताई जाती है ना क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। और इसी में आता है सेक्शन 144 जो कि बात करता है डिस्टर्बिंग एरियाज़ में कैसे कंट्रोल लगाया जाए हम जैसे आदमी औरतों पर। ठीक है। क्या हुआ ना, अभी न्यूज़ में क्यों रहा भाई, बात ये हुई कि वेस्ट बंगाल में एक जगह है संदेश खाली नाम से। ठीक है। तो वहाँ पे अराउंड 17 एरिया में यहाँ ये वाले जो है सेक्शन इम्पोज किया गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ काफ़ी वायलेंस देखा गया इलेक्शंस के टाइम पे। इलेक्शंस विटनेस स्पोरेडिक वायलेंस, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड prohibitory orders in 17 areas in संदेश खाली अंडर सेक्शन 144। रोड पे लड़ रहे थे लोग, तो उस रोड को बोला खाली करो, संदेश खाली। ठीक है। होता क्या है सेक्शन 144 से, उसमें होता क्या है, जो भाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, यानी कि अपना DM मान लो भाई साहब, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो वही है ना, ऑफ एनी स्टेट या किसी टेरिटरी का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, वो ऑर्डर इशू कर देता है कि भाई 4 या उससे ज़्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं मिलने चाहिए। ठीक है ना, आई ना बात समझ में, 4 या 4 से ज़्यादा लोग तक खड़े नहीं मिलने चाहिए एक जगह, नहीं तो फिर हम बताएंगे हम क्या हैं। ठीक है। कोई भी अर्जेंट केसेस ऑफ नुइसेंस, एप्रीहेंडेड डेंजर ऑफ सम इवेंट, जब लगता है कोई भी डेंजर है, कोई भी जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है जिससे कि काफ़ी ट्रबल या डैमेज हो सकता है हम जैसे सीधे साधे भोले भाले लोगों को या फिर हमारी प्रॉपर्टी को, तब कहते हैं कि भाई जो भी लोग जो है मतलब ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उन्हें कंट्रोल करना ज़रूरी है। और इसीलिए जो है ये इम्पोज किया जाता है कि भाई 4 या 4 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं मिलने चाहिए। 4 ही क्योंकि भाई 4 लोग ही मिलके जो है प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे क्या करना है, तो 4 याद रख लेना है हमें। ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, 4 लोग। और अगर ऐसे खड़े हुए पाए गए अनलॉफुल असेंबली में, ऐसे 4 लोग, भले ही आप कुछ कर नहीं रहे हो, खड़े हुए पाए गए ना, तो बेटा बुक कर लेंगे तुम्हें कि भाई तुम रायट फैलाने की कोशिश कर रहे हो। आई ना बात समझ में। और कोई वेपन भी अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। जी हाँ, जिस एरिया में इसे इम्पोज किया गया है कोई वेपन साथ में नहीं रखोगे, क्योंकि ऑलरेडी डिस्टर्बेंस है। और क्यों डिस्टर्बेंस करेंगे हम, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, वेपन कैसे लेके जाने था आपको, आप ये बताओ हमें। सही बात है कि नहीं भाई साहब। और लेकिन देखो, अब ठीक है, आदमी है या औरत है, जो भी है, इंसान है, गलती कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन यूँ भी नहीं किया आप भाई ज़िंदगी भर ही कह दो कि आप अंदर ही रहो, बाहर मत निकलो, 4 लोगों से बात मत करो ना। लॉ में ये भी रखा है कि भैया 2 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो आप इम्पोज कर रहे हो ना सेक्शन 144, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने। या फिर अगर सरकार को लगता है, अगर राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं भाई साहब अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई है, हमें तो बढ़ाने की ज़रूरत है 2 महीने से ज़्यादा, तो वो एक्सटेंड कर सकती है फॉर 2 मंथ्स।
और मैक्सिमम 6 मंथ तक जग जाएगा। देखो ठीक है, आपको लगता है कि थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है ये रेगुलेशन या रिस्ट्रिक्शन, तो आप 2-2 महीने और बढ़ा लो, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाने देंगे आपको, चाहे कुछ भी कर ले हो। 6 महीने इज़ लास्ट। सो आधा साल का वादा रहा, आधे साल से ज़्यादा आप नहीं इम्पोज कर सकते सेक्शन 144, ठीक है ना। और तो और इंटरनेट भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि भैया आजकल इंटरनेट पे जो खुराफाती चीज़ें चल रही हैं क्या ही बताएं। तो सबसे पहले तो इंटरनेट पे ही रोक लगाओ, ऐसी कोई चीज़ हो तो ये बात है, ठीक है। पर्पस क्या है, देखो हम किसी को मज़े नहीं आते कि आदमियों को ना मना करें कि 4 लोग साथ में खड़े मत हो ये वो, लेकिन देखो पीस मेंटेन करने के लिए कभी कभी करना पड़ता है। क्या करें भाई साहब, आप ही की जान को खतरा होगा नहीं तो, है कि नहीं। So to maintain order and peace in the areas where trouble could erupt to disrupt the regular life, जब भी हमें लगता है कि भाई हमारी रेगुलर लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है, तो लगता है थोड़ा कंट्रोल लगाओ। अब कर्फ्यू में क्या होता है ना, आप कहोगे कि ये तो कर्फ्यू हो गया। देखो सेक्शन 144 तो होता है कि भाई तुम 4 या 4 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं रह सकते, अपने साथ वेपन नहीं रख सकते, है ना, और इंटरनेट वगैरह ब्लॉक कर दिया जाता है। कर्फ्यू में ये होता है कि देखिए सेक्शन 144 तो होगा ही होगा, मतलब ये रेस्ट्रिक्शन तो होंगी ही अनडाउटेडली, लेकिन साथ में लोगों को ये भी कहता है भाई साहब तुम घर से बाहर भी नहीं निकलोगे, अपने घर के अंदर रहोगे। कर्फ्यू थोड़ा स्ट्रिक्टर फॉर्म होता है बेसिकली, कि भाई तुम अपने घर में ही रहोगे। स्कूल हॉस्पिटल तो नहीं, एसेंशियल चीज़ें तो चालू रहती हैं, लेकिन जैसे स्कूल हो गया, कंपनी वगैरह हो गई, दुकान वगैरह हो गए, सब बंद रहते हैं, सब बंद रहेगा। बेसिकली पूरा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है ट्रैफिक के ऊपर, कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो बहुत ही जब गंभीर सिचुएशन हो जाती है ना, जब लगता है कि तो कोई भी बहुत बड़ा मेजर इशू बन सकता है, बहुत ख़तरनाक तरीके से लोग लड़ सकते हैं, दंगे हो रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे, तब कर्फ्यू लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि जान पे बनाती है तब तो भाई साहब, तो तब तो लगाने ही पड़ेंगे। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज चालू रहती हैं, अपना जो है आप रोटी दाल वगैरह खा सकते हो लेके, उसके ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल था, सेक्शन 144 आएगा, समझ में आ गया होगा, कर्फ्यू भी समझ में आ गया होगा, सिंपल है, पढ़ो आगे। इकत व्यूअर्स, अब ये क्या होता है इक्कत, इससे दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, एक बार पढ़ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, इक्कत से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो क्या हुआ ना, ये एक तरीके का वीविंग आर्ट होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है, जो अलग अलग धागे होते हैं उनको कुछ बांध के कुछ अलग अलग, फिर उसको कलर में डुबो के एक अलग ही तरीके के पैटर्न बना देते हैं हम, और उसके बाद उनको बुनते हैं, और उसी कला को बोल देते हैं इकत, ठीक है। अलग अलग तरीके से पहले बांधेंगे और अलग अलग तरीके से डिप करेंगे, तो कहीं पे किसी कलर का पैटर्न, कहीं पे किसी कलर का पैटर्न, तो ये एक अलग ही तरीके का जो है कपड़ा बन जाता है हमारे सामने, ठीक है। सो वही आर्ट है, और ये ओडिशा की है, ठीक है। लेकिन देखो ये वीवर्स कोई बहुत बड़े लोग नहीं होते हैं, छोटे मोटे ही होते हैं, छोटे मोटे लेवल पर काम करते हैं, तो इन्हें इतनी समझ नहीं होती कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है, कहाँ पे जाके बेच के आना है, तो ये काफ़ी मतलब एकदम प्रॉपर परमानेंट इनकम नहीं हो पाती थी इनकी। तो भाई कुछ प्रोड्यूसर्स वगैरह जो होते हैं मिलकर एक कंपनी सी बना लेते हैं कि भाई जितने भी इससे रिलेटेड, इस आर्ट से रिलेटेड वीवर्स होंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे, हमारे साथ आके जुड़ो, हम आपका प्रोडक्ट मार्केट भी करेंगे, हम आपको सिखाएंगे भी सही कैसे और इम्प्रूव करना है, ये सब चीज़ें। तो इस तरीके की कंपनी बनी तुंगरी पल्ली बुनकर, टू इम्प्रूव इनकम एंड लाइव्स ऑफ दीज वीवर्स, ठीक है। सो इट इज़ अ वीवर्स प्रोड्यूसर कंपनी, ये मैंने बता ही दिया, और गोल यही है इस कंपनी का कि भाई गारंटीड वर्क प्रोवाइड करो एक तो वीवर्स को, और एक इनोवेशन लाओ क्राफ्ट में। देखो वक्त के साथ चेंजेस थोड़े ज़रूरी हैं अगर हमें रेलेवेंट रहना है तो, ठीक है। सो इक्कत का कपड़ा पहनने में कोई नहीं, इक्कत का कपड़ा ओढ़ने में कोई दिक्कत, ओढ़ने से ओडिशा आ जाएगा, ठीक है, तो ये वैसे एसोसिएट हो गया, सिंपल है। इक्कत का कपड़ा ओढ़ने से कोई दिक्कत ना भैया ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना फेमस है कि इसको क्या दिक्कत। सो ये एक तरीके की डाइंग टेक्निक है, मैंने बताई दी, यूज टू क्रिएट डिस्टिंक्टिव स्टाइल और टेक्सटाइल पैटर्न। जैसा कि मैंने बताया कहीं पे कोई सा कलर, कहीं पे कोई सा कलर, एक अलग ही पैटर्न बन जाता है मस्त सा। इसको बोलते हैं रेजिस्ट डाइंग टेक्निक,
क्योंकि देखो हम कहीं पे अगर बांध रहे हैं टाइटली कुछ धागों को, तो कहीं कहीं पे तो कलर चढ़ेगा, कहीं कहीं पे नहीं चढ़ेगा, तो कहीं पे रेजिस्ट करेंगे हम कलर, कहीं पे नहीं करेंगे, तो इसलिए बोलते हैं रेजिस्ट डाइंग टेक्निक। ठीक है, सो it is made through a process of tie dyeing the warp and weft threads to create the design on the loom prior to winning। जो मैंने बताया वही चीज़ है। इसको पहले मतलब ट्रेडिशनली बंद कला भी बोलते हैं, क्योंकि बांध बांध के धागों को बनाया जा रहा है, या बांध भी बोलते हैं। सिंपल है और जोग्राफिकली टैग्ड है भाई साहब, हल्के में मत ले लेना। जीआई टैग्ड है ये टेक्निक, और 2007 में मिल गया था जीआई टैग। आई ना बात समझ में? तो इतनी सी बात थी, याद रख लेनी ये इकत वीविंग होती क्या है। अब आते हैं शंग्री ला डायलॉग पे। ये एक तरीके का डायलॉग है जो कि सिंगापुर में होता है। कुछ एशिया पैसिफिक से जुड़े हुए 28 देश होते हैं जो कि मिलते हैं और डिस्कस करते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस कि भाई साहब हमारे तो पड़ोसी देश ने परेशान करके रख दिया, आप बताओ हम क्या करें, मतलब हद कर दी उस आदमी ने। ठीक है, इस तरीके से सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है डिस्कस करते हैं, उनके सॉल्यूशंस सोचते हैं। सो टाइटल ये है री इमेजिनिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, फॉर ग्लोबल पीस रीजनल स्टेबिलिटी, कैसे हम ग्लोबल पीस मेंटेन करें, रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करें। ठीक है, तो उसका सेशन हुआ और उसमें यूक्रेन के भी प्रेसिडेंट आए, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। क्यों किया होगा ये हम सभी समझ सकते हैं अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, सो अब नाम कहाँ से पड़ा शंग्री ला? तो देखो सिंगापुर में ही ना एक होटल है, वहीं से इसका नाम आया। शंग्री ला नाम का होटल था, वहाँ पे होती थी मैक्सिममली, तो वहीं पे नाम रख दिया कि भाई इसी के नाम पे नाम रख दो। एक इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी डायलॉग है फॉर एशिया पैसिफिक रीजन। ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो वो करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे कि भाई उस पड़ोसी देश कितना आगे बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा, कितनी दिक्कत क्रिएट कर रहा है, कितने नहीं कर रहा, कहाँ पे वॉर हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। इस तरह की स्ट्रैटेजी तो सोचते हैं हम आगे क्या करना है। तो हमारे रक्षा मंत्री होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, लेजिस्लेटर वगैरह जाते हैं, मिनिस्टरियल हेड जाते हैं 28 देशों से, समझे? सो याद कैसे होगा? याद कैसे करना है? तो संग आ रहा है ना, संग बोल सकते हैं इसको, संग में सिंग करेंगे, साथ में सिंग करेंगे, सिक्योरिटी चैलेंजेस को डील करके फिर संग में सिंग करेंगे। सो शांग्री सिंगापुर ऐसा याद रख लेना, नहीं तो डायरेक्ट याद रख लेना जैसे तुम्हारी मर्जी पड़े। जीडीपी पे आते हैं। जीडीपी की ग्रोथ रेट, हमारी इकॉनमी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है कितनी नहीं बढ़ रही है, उसी यही चीज़ बताता है जीडीपी ग्रोथ रेट। क्योंकि कैसे नापोगे फिर इकॉनमी कैसे बढ़ रही है भाई, कोई तो पैमाना होना चाहिए, तो वो है जीडीपी ग्रोथ रेट। उससे रिलेटेड कुछ आंकड़ा रिलीज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स की बात है तो ऑफकोर्स यही मिनिस्ट्री रिलीज़ करेगी, है कि नहीं। सो इन्होंने बताया कि भाई इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कितनी रही? 8.2%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। तालियां हो जाए एक बार इंडिया के लिए। और ये भी बोला गया कि ये तो अभी शुरुआत है भाई साहब, आगे आगे देखो होता है क्या। सो इट विल सीमेंट इंडियाज स्टेटस एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। ठीक है, आई बात समझ में? सो GDP growth rate, also known as economic growth rate, measures the changes in the GDP of the country in comparison to the earlier period। जब हम बोल रहे हैं 8.2% बढ़ा, तो किससे बढ़ा? तो भाई साहब पिछले साल से कंपेयर करें तो 8.2% बढ़ गया इस बार हमारा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। GDP डिफाइन कैसे होता है? तो GDP का मतलब ये होता है कि भैया किसी देश में या किसी टेरिटरी में कितने जो भी गुड्स बन रहे हैं, सर्विसेज बन रही हैं, उनकी क्या मार्केट वैल्यू है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ईयर में क्या मार्केट वैल्यू है, उसको जोड़ के जीडीपी कैलकुलेट कर लेते हैं और उसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है उसी से जीडीपी ग्रोथ रेट आ जाती है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने का है ही नहीं, है कि नहीं। तो बस आई होप याद हो गया होगा, इतना ही था सेशन। आई होप
आई होप समझ में आया हो, नहीं आया हो तो भी बता देना, जो भी हो बता दिया करो, सिंपल सी बात है। और बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।